हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें लोगों को फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चेस्ट का एक्सरे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पूरी तरीके से फेफड़ों में पानी जमा हो गया है। और जो दूसरा प्रॉब्लम रहता है वो ये है कि फेफड़ों में सूजन हो जाना, इन्फ्लेमेशन होना। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि उसके फेफड़ों में बलगम जमा हो जाता है, जिसके कारण छाती में दर्द हो सकता है और आपको कभी कभार या फिर सडनतर बुखार आ सकता है। बुखार के कारण पसीना या फिर ठंड लग सकती है और सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है। तो जाहिर है कि किसी इंसान को लंग्स में, फेफड़ों में बलगम है, फ्लैगम है या फिर वहाँ पे पानी भर गया है, तो उसके कारण सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है, उस हेल्थ प्रॉब्लम को हम न्यूमोनिया कहते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे न्यूमोनिया की डिटेल स्टडी। न्यूमोनिया है क्या, तो न्यूमोनिया क्या इंट्रोडक्शन सीखेंगे, किस कारण से न्यूमोनिया होता है, उसके लक्षण क्या है, निदान क्या हो सकता है और ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। तो आप लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको न्यूमोनिया की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब समझते हैं न्यूमोनिया को कि इस बीमारी में होता क्या है। न्यूमोनिया है क्या, तो आपको मैं बताना चाहूँ, न्यूमोनिया एक इन्फेक्शन है जो कि लंग्स में होता है। तो अब लंग्स में ऐसा क्या होता है, लंग्स में आपको इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन यानी कि स्वेलिंग जमा हो जाती है। तो अगर किसी के लंग्स में इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, तो उसके कारण आपको इन्फेक्शन हो सकता है। उस इन्फेक्शन के आपको न्यूमोनियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप यहाँ पे एक वीडियो दिया हुआ है, तो इस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लड है, तो ब्लड का फ्लो कहाँ जाता है, लंग्स में। अगर लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो गया तो ये जो आप छोटे छोटे सेक्स देख रहे हैं, इसे अल्वेओलर्स कहते हैं। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है वो लंग्स के छोटे छोटे जो सेक्स है वहाँ पे अफेक्ट करते हैं। तो ये एक वन टाइप ऑफ आरटीआई है। आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो अगर रेस्पिरेटरी के यानी कि लंग्स के किसी भी पार्ट में आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उसे हम आरटीआई कहेंगे। अब हम न्यूमोनिया के कारण के बारे में जानें कि ये बीमारी किस कारण से हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये बीमारी होने के सबसे जो मेन कॉजेज है, जो सबसे मेन कारण है, वो है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस। तो किसी को बैक्टीरिया से न्यूमोनिया हुआ है तो उसे हम बैक्टीरियल न्यूमोनिया कहते हैं। वायरस से न्यूमोनिया हुआ है तो उसे हम वायरल न्यूमोनिया कहते हैं। और किसी को फंगल इन्फेक्शन से हुआ है तो उसे हम फंगल न्यूमोनिया कहते हैं। तो अब जानते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है वो 3 तरीके से फैलता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। अब सीखिए कि इसका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है। तो ट्रांसमिशन इस तरीके से होगा जिसे हम एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स कहते हैं। तो ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स क्या है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक इंसान है वो छींकता है या फिर खांसता है, तो उसके खांसने से या फिर छींकने से जो स्नीजिंग के ड्रॉप्स बाहर आते हैं, तो अगर कोई दूसरा इंसान उस ड्रॉप्स को अपने अंदर इनहेल करता है यानी कि सांस में लेता है, तो उसे न्यूमोनिया की कंडीशन हो सकती है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि उस इंसान को न्यूमोनिया का बैक्टीरियल, वायरस और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो न्यूमोनिया है तो उसे जो एनाटॉमिकल जो टर्मिनोलॉजी है, जो वायरस है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, एक ये भी एक वायरस है। उसके बाद रेस्पिरेटरी साइनसाइटियल वायरस, देन कोविड-19 इन्फेक्शन। तो ये जो सारे इन्फेक्शन है, ये जो सारे वायरस है, ये वायरस और ये इन्फेक्शन अगर किसी इंसान को होता है तो उसे न्यूमोनिया हो सकता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूँ, मेरा एक नया कोर्स है बीमारियों और उनके उपचार के बारे में, जो कि हम इसी चैनल पर सीखते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो उसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार, इलाज, इन उस डिजीज की दवाइयाँ। तो अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर आपको स्टडी करने के लिए प्रिंटेड बुक चाहिए,
तो प्रिंटेड बुक का आप इस तरीके से भी उपयोग कर सकते हो, जैसे कि किसी का कंसल्टेशन करना है या फिर सेल्फ मेडिकेशन लेनी है तो आप इस प्रिंटेड बुक का यूज़ कर सकते हो। नाउ इसके लक्षण के बारे में सीखें कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। तो इस बीमारी के लक्षण के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे सैक्स देख रहे हैं और ये जो अल्वेओली है वहाँ पे ये जो छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, आप यहाँ पे देखिए तो ये नॉर्मल कंडीशन में है। अगर किसी को न्यूमोनिया हुआ है तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये जो सैक्स है उस सैक्स में आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पूरा जो है वो पानी भर गया है। तो पानी भर गया है और स्पुटम भी कहते हैं या फिर कफ जमा हो जाना, तो उसे हम न्यूमोनिया की कंडीशन कहते हैं। तो इस न्यूमोनिया की कंडीशन में क्या क्या लक्षण दिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जॉइंट से बात करें तो अगर किसी को जॉइंट्स पेन हुआ है, अगर किसी को गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि नोजिया एंड वॉमिटिंग, हार्ट रेट की प्रॉब्लम है जिसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हेडेक रहता है, भूख कम लगती है, मूड चेंजेस हो जाते हैं, किसी को हाई फीवर यानी कि बुखार ज़्यादा रहता है, ठंड लग सकती है, कामिनेस और ब्लूनेस यानी कि स्किन का कलरेशन चेंज हो जाना। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक नोट्स बना हुआ है तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो कफ है, स्पूटम है और फ्लेगम है वो चेक होता है। देन उसके बाद आपकी जो ब्रीथ है वो कम हो जाती है, चेस्ट में पेन रहता है, फटीग, थकान और बॉडी में ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं न्यूमोनिया की कंडीशन में। अब हम जाने कि एयर सैक्स विथ म्यूकस। तो आपने आगे सीख ही लिया कि नॉर्मल कंडीशन और न्यूमोनिया की कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो सैक्स है वहाँ पे आपको म्यूकस जमा हो जाता है। उसके बाद जो है कफ एंड ब्लीड, फ्लेगम। तो कोई इंसान जब भी खांसता है तो खांसने के कारण यहाँ पे ये जो फ्लेगम यानी कि बलगम जमा हो गया है। तो बलगम पे भी हमने एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, तो उसके बारे में डिटेल में अगर स्टडी करनी है, बलगम के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप ऊपर आई बटन के थ्रू भी वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए फिर से अगर हम बात करें फ्लेगम की, तो यहाँ पे जो एयर सैक्स है, अल्वेओलिस है, वहाँ पे आपको फ्लेगम है। तो आप खांसते हो तो खांसने के बाद आपकी खांसी में बलगम आ सकता है, तो ये भी एक न्यूमोनिया का सिम्टम्स है। अब वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूँ, मेरा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ से जाके हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। अब डायग्नोसिस के बारे में देखिए कि न्यूमोनिया का निदान कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला जो निदान है वो है चेस्ट एक्सरे। तो मैंने आपको आगे बता ही दिया कि चेस्ट एक्सरे में क्या देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पूरा जो है वो पानी जमा हो गया है, जिसके कारण ये एक सबसे मोस्ट और सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन रहता है न्यूमोनिया के इन्फेक्शन के लिए, जो कि चेस्ट एक्सरे होता है। उसके बाद जो है वो सीबीसी ब्लड टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका एचबी काउंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो ये जो सारे काउंट्स है वो चेक करते हैं। अगर इसका लेवल इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है तो आपको न्यूमोनिया का कंडीशन पता चल सकती है। देन उसके बाद यूरिन टेस्ट, उसके बाद जो रहता है ब्लड सीआरपी टेस्ट। अब सीआरपी के बारे में जाने, सीआरपी का जो फुल फॉर्म होता है यानी कि सीआरपी का जो मतलब होता है वो है सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, दैट मीन्स सीआरपी। अब यहाँ पे एक लेवल्स या फिर चार्ट्स दिए हुए हैं, तो इस चार्ट को अगर हम समझें तो यहाँ पे आप देखिए बिलो 1 mg/लीटर, तो उस इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क लो रहता है। किस कंडीशन में? न्यूमोनिया की कंडीशन में। अगर किसी का लेवल 1 से लेके 3 mg/लीटर है तो उसे मॉडरेट रिस्क रहता है यानी कि मीडियम रिस्क रहता है। अगर किसी को 3 से लेके 10 mg/लीटर का सीआरपी लेवल इंक्रीज हो गया है तो वो हाई रिस्क रहता है हार्ट रिलेटेड डिजीज के लिए। तो आपको ये खास ख्याल रखना है। उसके बाद जो रहता है स्पूटम कल्चर टेस्ट, तो इसमें क्या होता है, जो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर है या फिर जो आपके डॉक्टर्स है, जो लेबोरेटरी इंचार्ज है, वो आपको स्पूटम का सैंपल देने के लिए कहते हैं। अब स्पूटम का सैंपल क्या है?
स्पूटम मतलब होता है थूक। ये जो आपको बलगम वाला थूक है, फ्लेगम वाला थूक है, वो आपका एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद स्पूटम के भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे कि वाइट, येलो, रेड, ग्रीन, पिंक कलर। तो ये जो सारे कलर्स है उसके आइडेंटिफिकेशन के थ्रू भी आपको न्यूमोनिया कंडीशन पता चल सकती है। उसके बाद जो रहता है वो है ब्लड ऑक्सीजन लेवल, SpO2। तो SpO2 आप ऑक्सीमीटर के थ्रू भी काउंट कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है या फिर मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हो, तो इसका भी डायग्नोसिस आप न्यूमोनिया की कंडीशन में कर सकते हो। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपको कोई एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए या फिर आपको भी इसी तरीके से कोई बीमारी हुई है और इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसके सोल्यूशन के लिए या फिर उसके लिए आपको कोई मेडिसिन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। नाउ अब समझते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं, न्यूमोनिया की कंडीशन में कौन कौन सी दवाइयाँ आप ले सकते हो। तो सबसे पहला जो ऑप्शन रहता है वो है प्रॉपर रेस्ट एट होम, आपको घर पे ही आराम करना है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन रहता है वो है ड्रिंक मोर वाटर, यानी कि आपको पानी 3 से 4 लीटर रेगुलरली दिन में लेना है। उसके बाद आपको फ्रेश जूस लेने हैं। देन कोकोनट वाटर लेना है, कोकोनट वाटर भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसके बाद आपको स्टीम इनहेलेशन लेना है। तो ये जो स्टीम इनहेलेशन है वो 2 तरीके से है, आप सिंपल प्लेन वाटर से भी स्टीम इनहेलेशन ले सकते हो, या फिर आप मेंथोल, टर्पिनॉल, क्लोमोडाइमोल, कैम्फर, यूकेलिप्टस ऑयल। तो ये जो यूकेलिप्टस क्या है वो है नीलगिरी। तो ये जो सारी मेडिसिन है उसे मिला के एक ऑयल की सॉफ्ट जेल कैप्सूल बनाते हैं। तो उस सॉफ्ट जेल कैप्सूल को ब्रेक करके उसमें से ऑयल्स निकाल के आप उसका भी स्टीम इनहेलेशन ले सकते हो। वो भी न्यूमोनिया की कंडीशन में आपको फ्लेगम दूर करवाएगा, बलगम दूर करवाएगा। उसके बाद आपको जो ऑप्शन रहता है वो है हर्बल काढ़ा। तो हर्बल काढ़ा कैसे बनाना है, चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 कप ऑफ पानी ले लेना है, उसमें आपको 1 इंच जिंजर का पीस डालना है। उसके बाद 4 से 5 क्लोव्स डालेंगे, 5 से 6 ब्लैक पेपर्स, 5 से 6 तुलसी के पत्ते, हाफ टेबल स्पून हनी और 2 सिनामोन स्टिक। देन मुलेठी का पाउडर या फिर मुलेठी का आप रूट भी डाल सकते हैं। तो इस जो सारे इंग्रेडिएंट है उसे आपको उबाल लेना है। उबालने के बाद आपको छान के इसका जो पानी रहता है वो आपको पी जाना है। तो ये इस तरीके से आप हर्बल काढ़ा बना सकते हो। नाउ अगेन मैं आपको एक बताना चाहूँ तो हमारी एक प्रिंटेड बुक है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट की। तो इसका भी अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, प्रिंटेड बुक चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो डिजीज़ के बारे में और दवाई की जानकारी मिल सकती है आपको। नाउ ट्रीटमेंट ऑप्शन अनदर देखते हैं कि 8वां जो ऑप्शन रहता है वो है पतंजलि का गिलोय घनवती, झंडू की भी आती है। उसके बाद बैद्यनाथ महासुदर्शनवती एंड झंडू की सुदर्शन घनवती। तो ये जो सारी टैबलेट्स है उसका डोज आपको रहता है 2 टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार। तो ये जो 4 टैबलेट्स है उनमें से आपको एक ही ऑप्शन लेना है, चारों की चारों नहीं लेनी है या फिर कोई भी 2 नहीं लेनी है। कोई भी एक ही टैबलेट आप उसका 2 डेज ले सकते हैं, दिन में 1 बार या फिर 2 बार। अब एंटीबायोटिक कोर्सेज के बारे में बात करें कि इसका एंटीबायोटिक कोर्सेज क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, नीचे आपको जो भी मैं मेडिसिन बताऊँ उसका आपको सिंगल एक ही डोज लेना है, आपको एक ही एंटीबायोटिक रेफर करनी है। तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक है वो है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, सिफाट्रोक्सिल 200 mg, ऑफ्लॉक्सासिन और निडाजोल, ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। देन उसके बाद इंजेक्शन की बात करें तो सेफ्ट्रायोक्सोन इंजेक्शन, सेफेक्साइम टेबलेट एंड क्लिंडामाइसिन 300 mg। तो ये जो सारी एंटीबायोटिक्स हैं उनमें से आपको एक ही ऑप्शन लेना है। अब हम बात करें कि पैरासीटामोल, अगर किसी को फीवर हो जाता है तो फीवर में क्या लेंगे, पैरासीटामोल ले सकते हैं। तो पैरासीटामोल यहाँ पे 650 mg के तक है। तो इसका जो डोज रहता है 2 से 3 टैबलेट पर डे का। अगर किसी को बॉडी पेन रहता है, वीकनेस रहती है, कमजोरी आ गई है, थकान रहती है, तो उसके लिए आइबुप्रोफेन है जो कि एंटीपायरेटिक आपको प्रॉपर्टी देती है। तो ये जो है पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन, ये दोनों का सेम डोज रहता है 2 से 3 टैबलेट पर डे का। तो इनमें से भी आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टैबलेट्स रहती हैं वो है ओमेप्राजोल और डोम्पेरिडोन कॉम्बिनेशन की, नोगासिड डी की, या फिर सामने आप देख सकते हो पेंटोप्राजोल और डोम्पेरिडोन। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है,
सेम डोज है उसका 1 कैप्सूल बिफोर मील, यानी कि खाना खाने से 30 मिनट पहले सुबह में आपको ये कैप्सूल ले लेनी है। तो दिन में एक ही बार रहेगी। तो ये दोनों जो कैप्सूल है वो गैस्ट्रो रेजिस्टेंस है, तो आपको एसिडिटी है तो एसिडिटी के लिए भी आप ये ले सकते हो। एसिड रिफ्लक्सेस आपका कम करवाएगी। तो ये दोनों में से आपको एक ही कैप्सूल लेनी है। अब मैं बात करूं आपको विटामिन्स की, तो कौन से विटामिन्स ले सकते हैं। तो विटामिन सी की लिम्सी च्यूएबल टैबलेट आती है। च्यूएबल टैबलेट में आपको पानी पीने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कि माउथ में रखेंगे, आपके टीथ में रहेंगे, आपको ये टैबलेट चबा जानी है। तो वो आपके टीथ कैविटी से जो ड्रग्स है उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसका डोज रहता है 1 टैबलेट पर डे का। देन जिंकोवीट, ये एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट है, तो इसका भी सेम डोज रहता है 1 टैबलेट पर डे का। उसके बाद जो रहता है वो है डेक्सामेथासोन टैबलेट। तो डेक्सामेथासोन आपको 1 से 2 टैबलेट दिन में एक बार लेनी है। उसके बाद साल्ब्यूटामोल सल्फेट, ये भी एक अच्छी टैबलेट है। अगर आपको खांसी नहीं मिट रही है तो खांसी को कम करने के लिए आप साल्ब्यूटामोल ले सकते हैं। ये टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, सिप्ला बनाती है। तो उसका जो डोज है वो 1 से लेके 2 टैबलेट दिन में एक बार आप ले सकते हो। अब ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन से आपको न्यूमोनिया क्योर नहीं हो रहा है तो उसके बाद क्या करेंगे। तो इसके बाद आपको सीवियर कंडीशन रह सकती है। अगर आपको ये मेडिसिन से न्यूमोनिया ठीक ही नहीं हो रहा है तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, सबसे पहले आपका एक्सरे होगा। एक्सरे में पता चल सकता है कि आपका जो एक्सरे है वो एबनॉर्मल है, आपकी जो CRP वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है, जिसके कारण आपको हार्ट की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। आपका SpO2 यानी कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा बुखार है। तो ये आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको न्यूमोनिया ये मेडिकेशन से नहीं ठीक हो रहा है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। देन उसके बाद जो मल्टीविटामिन्स रहती है वो है न्यूरोकाइन गोल्ड और न्यूरोकाइन गोल्ड RF, मैनकाइंड की बनाती है। तो ये एक मल्टीविटामिन्स है। तो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हो। तो इसका डोज कैसे रहेगा, तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और आफ्टर रिकवरिंग, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है या फिर ट्रीटमेंट होने के बाद रिकवरी के लिए हमारी बॉडी में जो एंजाइम खत्म हो गए हैं, जो मिनरल्स खत्म हो गए हैं, उसे वापस से लाने के लिए आप ये जो है वो कैप्सूल ले सकते हो। तो मल्टीविटामिन टैबलेट, इंजेक्शन या फिर कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। तो ये आपको फास्ट रिकवरी देता है, आपकी बॉडी में थकान जो कमजोरी रहती है उसे दूर भगाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीजेस के बारे में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आपको मेडिसिन के बारे में सीखना है तो मेरी दूसरी चैनल है मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।